नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बार फिर पॉलिटी की एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि वीडियो है हमारी संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर इससे पहले की सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारी वीडियो है वो है संविधान की प्रस्तावना। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अब हम जानते हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में। जो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो स्वरूप है, यानी कि इस प्रस्तावना में देखने को क्या मिलता है। एक तो सरकार का स्वरूप, कि सरकार किस प्रकार की होगी, हमारे संविधान का उद्देश्य, संविधान के आदर्श, ठीक है, इन सभी का आपको रूप देखने को मिलेगा इस प्रस्तावना में। संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, वही आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में संविधान में रखा गया। ठीक है, तो ये आपकी संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट थे। संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना, वो कहाँ से ली गई है? वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, यानी यूएसए जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इसकी जो भाषा का स्वरूप है, यानी भाषा का प्रकार, जो भाषा यूज करी गई है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, और भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो इसका भी आपको याद रखना है। वैसे आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ कि संशोधन कौन कौन एक हुआ है, उसमें कौन कौन सी चीज़ों का संशोधन किया गया। ठीक है, वैसे एक बार इसका संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अभी आगे। बात करते हैं अब संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर संविधान की प्रस्तावना देख रहे होंगे। अब अगर मैं संविधान की प्रस्तावना को पढ़ूं तो आप इसे गौर से सुनेंगे और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में मैं अब चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो मैं आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, इन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका मतलब क्या है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। यानी कि भारत के लोग अपने आप को, संविधान को आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर आपको चीज़ें अंडरलाइन की हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड है आपका, वो आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इनके बारे में हम जानेंगे, इनका मतलब क्या है और इनमें कौन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब क्या है? इसे इंग्लिश में हम सॉवरेन बोलते हैं। अगर कोई कंट्री सॉवरेन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री के बाह्य और आंतरिक दो मामले होते हैं, बाह्य मामले, एक्सटर्नल और इंटरनल। इन मामलों पर कोई भी इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन विषयों पर जो निर्णय लेने का अधिकार होगा उस देश की गवर्नमेंट को होगा, यानी गवर्नमेंट स्वतंत्र होगी अपने आंतरिक और बाहर वाले निर्णयों को लेने के लिए। ठीक है, तो वो ही देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में डिसीजन लेने के लिए फ्रीडम हो या उसे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की। तो आगे जो शब्द आया था आपका, वो आया था समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या है, अब हम वो जानते हैं। समाजवादी का मतलब है, देखिए इसमें आपको लिखा हुआ सार्वजनिक, यानी यहाँ पर प्राइवेट और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, जिसमें
सार्वजनिक क्षेत्र को वरीयता प्राप्त हो। यानी कि देखिए भारत में ये कहा गया है कि ना तो प्राइवेट ज़्यादा हो, प्राइवेटाइजेशन किसी चीज़ का प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा ना हो, और आपका इसका सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में भी ना हो, तो दोनों के हाथ में हो, दोनों से मिलकर काम करें। लेकिन जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार वाले क्षेत्र जो हैं इनको वरीयता ज़्यादा दी जाए समाजवादी क्षेत्र में, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य आय और जीवन के स्तर की असमानता, यानी कि जो लोग हैं भारत के उनके बीच में आय की समानता लानी, यानी कि दोनों के बीच में असमानता ना हो कि एक व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा अमीर है और दूसरा व्यक्ति बहुत ही गरीब है, इनके बीच में असमानता ना हो, ठीक है। जीवन स्तर में असमानता ना हो, ठीक है। समाजवादी का मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है। मजदूरों एवं वंचित वर्गों का कल्याण करना, ठीक है। ये है आपके समाजवादी के अंतर्गत आने वाली चीज़ है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपकी पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेक्युलर, कि यानी कि जो देश पंथ निरपेक्ष होगा उसका स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा और धर्म और जाति धर्म के नाम पर यहाँ पर नागरिकों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी बात को हम समझते हैं कि इसमें राज्य का अपना कोई धर्म, देखिए यहाँ राज्य से मतलब जो होता है वो कंट्री के लिए है, ठीक है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया पंथ निरपेक्ष, यानी कि इंडिया जो कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है। अब अगर हम आगे चलें तो आगे जो बात आती है, अब आती है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक। लोकतंत्रात्मक मतलब क्या है, जो किसी भी देश में अगर लोकतंत्र है, लोकतंत्र अगर किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ के लोगों के द्वारा चुनी जा रही है, तभी वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि संचालन की शक्ति जनता के हाथ में होगी, और जो भारत में जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है, यानी कि जो संसद में हमारे सदस्य चुनकर जाते हैं वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। उनकी अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति होती है, संसद के प्रति, ठीक है। तो ये आपका जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र होगा, ठीक है। ये बात होगी लोकतंत्र की। अब अगर हम आगे बात करें तो अब आती है गणराज्य की बात। दो चीज़ें होती हैं, एक लोकतंत्र और एक गणराज्य। इन चीज़ों में आपको डिफरेंस बताऊंगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र के बारे में हम जान चुके कि किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ पर निर्वाचन होगा लोगों के द्वारा होगा। गणराज्य में यहाँ पर जो सबसे ऊपर व्यक्ति होगा, जो भारत का सर्वोच्च पद है, भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो भारत का सर्वोच्च पद है। ये वंशानुगत ना होकर, यानी कि जैसे पुराने समय में मैंने कहा वंशानुगत ना होकर, वंशानुगत का मतलब है कि जैसे राजा का बेटा राजा बनना, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये चुना जाएगा, जो राष्ट्रपति है वो भारत का चुना जाएगा। यदि किसी भी देश का सर्वोच्च पद इलेक्ट हुआ रहा है, यानी कि उसमें उसका निर्वाचन हो रहा है, तो वहाँ पर वो गणतंत्र देश कहलाएगा, यानी रिपब्लिक कंट्री होगी वो। अगर कहीं भी किसी देश में सर्वोच्च पद जो है वो इलेक्टेड नहीं है तो वहाँ पर गणराज्य वो नहीं हुआ, उसे हम रिपब्लिक कंट्री नहीं बोलेंगे। जैसे भारत जो है गणराज्य तो है क्योंकि यहाँ पर जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का वो इलेक्शन द्वारा चुना जाता है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन की बात करें, ठीक है, मैं बात करता हूँ ब्रिटेन की। यहाँ पर हम अंतर समझने वाले हैं लोकतंत्र और गणतंत्र में। जो ब्रिटेन आपकी जो कंट्री है, यहाँ पर जो सर्वोच्च पद है वो महारानी का है, महारानी या राजा। ये वंशानुगत है, यहाँ पर इसका इलेक्शन नहीं होता, तो इसका मतलब जो ब्रिटेन है वो एक रिपब्लिक कंट्री नहीं होगा, ठीक है। आपको समझ में आएगा रिपब्लिक कंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च पद जो है वो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ की सरकार जनता द्वारा चुनी हुई होती है, तो इसी वजह से वहाँ पर डेमोक्रेसी तो होगी। डेमोक्रेटिक कंट्री है ब्रिटेन, लेकिन रिपब्लिक कंट्री नहीं है। आपको अंतर यहाँ से डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक में समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात हो गई, अब आगे चलते हैं। अब आती है न्याय की बात, कि हमारी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के न्याय हैं, जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितने प्रकार के न्याय हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है भारत की संविधान की प्रस्तावना में। आगे अगर हम बात करें तो अब आती है स्वतंत्रता की, कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। तो स्वतंत्रता ये रही, यहाँ पर देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एंड उपासना, ठीक है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। विचारों की स्वतंत्रता,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास किसी भी चीज़ में विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ठीक है, किसी की भी उपासना करने की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है आपकी भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेमबल में, ठीक है। अब अगर हम आगे की तरफ चलें तो अब बात आती है आपकी समता की यानी इक्वलिटी की बात आती है। यहाँ पर भारत के संविधान में 2 प्रकार की समानता की बात की गई है, वो है आपकी प्रतिष्ठा और अवसर, यानी बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे। भारत के हर एक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएंगे, यानी कि उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, और तथा किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मैं आपको ये बता चुका हूँ। ये आपके प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात हो गई किसमें, संविधान की प्रस्तावना में। अगर हम अब आगे चलें तो अब बात आती है बंधुत्व की। बंधुत्व का मतलब क्या होता है, सभी नागरिकों के बीच एक होने के भाव को जागृत करना और सर्वमान्य भाईचारे का विकास करना, यानी भारत में भाईचारे का विकास करना, किसी भी प्रकार के दंगे नहीं करना, ठीक है, द्वेष नहीं रखना, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है, यानी संविधान के आदर्शों को दर्शाती है हमारी संविधान की प्रस्तावना। और अब हम आगे चलें तो अब बात आती है आपकी राष्ट्र की अखंडता और एकता। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात की गई है। जो पहले शब्द था वो आपका एकता शब्द था, सिर्फ प्रेमबल में यहाँ पर एकता शब्द था, अखंडता नहीं था। लेकिन सन 1976 में यानी 1976 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 42वां संविधान संशोधन किया गया। इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एकता की जगह पर एकता और अखंडता कर दिया गया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, एकता, अखंडता, अन्य शब्द दे देगा, आपको जो क्वेश्चन लगाना है आपका अखंडता होगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से वर्ड और जोड़े गए, ठीक है। अब ये होगी आपकी अखंडता और एकता से संबंधित बातें। अब अगर हम बात करें कि अब एक प्रश्न उठता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है या नहीं है। ये क्वेश्चन क्यों उठता है कि यदि अगर संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है तो उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, यदि उसका भाग नहीं है तो उसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। तो 1960 में एक मामला आया था, बेरुबारी मामला। इस बेरुबारी मामले में जो जजेस ने कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसने कहा, एक और केस आया जिसका नाम था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस मामले में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, शाश्वत और अपरिवर्तनीय माना। देखिए 3 मामले थे, एक तो आपका सबसे पहला था बेरुबारी एंड सेकेंड वन इज गोलकनाथ और तीसरा है आपका केशवानंद भारती। इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए कि बेरुबारी जो मामला था इसमें माना गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, तो इसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन गोलकनाथ वाले मामले में कहा गया था कि सब प्रस्तावना संविधान का भाग तो है लेकिन इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी इन दोनों केसेस में कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। और केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें यदि भाग है तो इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात है जो मैं आपको तीनों केसेस की समझाना चाह रहा था, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अभी केसेस के बारे में जान लें तो इनकी सन मैं आपको बता चुका हूँ 1960, इसका आपका केशवानंद भारती का 1973, ठीक है। ये केस इंपॉर्टेंट बनता है केशवानंद भारती वाला। अब बात आती है संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के बारे में या फिर इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में। संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेमबल में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें प्रस्तावना में संशोधन करके समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो समाजवादी जो मैंने आपको भी पढ़ाया था पीछे, एंड सेकेंड वन इज पंथनिरपेक्ष एंड थर्ड वन इज अखंडता, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, एक और दे दिया, तो यानी तीनों तो जोड़े गए हैं। जो 4th ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको लगा देना। प्रस्तावना में समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से, जो समानता की बात की गई थी वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करें तो वो रूस की क्रांति से लिया गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रूस की क्रांति से भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या चीज़ प्रेरित है, तो उसका मतलब है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की जो बात की गई है वो आपकी रूस की क्रांति से प्रेरित होकर ली गई है, और फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर समानता और बंधुत्व की भावना को
संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपकी संविधान की प्रस्तावना हो गई। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आपने अगर इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, मैं आपको वीडियो से स्टार्टिंग होने से पहले बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, वहाँ उन वीडियो को जाकर देखें, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब यहाँ तक आ चुके हैं तो आपने वीडियो देख तो ली होगी। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जो कि भारतीय संविधान का पहला भाग होगा, जिसे भारत संघ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम नागरिकता पढ़ेंगे। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।